वेलकम इन कल्प एजुकेशन। आज के इस सेशन में हम जनरल फार्माकोलॉजी की बात करेंगे। जनरल फार्माकोलॉजी एक टॉपिक है जो कि फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट का है। फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट फार्मेसी का एक बहुत ही कोर और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो इस सब्जेक्ट को पहले समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि फार्माकोलॉजी होती क्या है। तो बेसिकली फार्माकोलॉजी जो है वो एक scientific it is a branch of science that deals with the study of drug in a living system। मतलब कि फार्माकोलॉजी एक ऐसी साइंस है जिसमें हम एक ड्रग की स्टडी करते हैं, एक मेडिसिन की स्टडी करते हैं जब वो बॉडी के अंदर जाती है या जब हम उसको इनटेक करते हैं। उसके बाद उसमें जो जो भी प्रॉपर्टीज आती हैं वो सारी स्टडी हम एक फार्माकोलॉजी में करते हैं। सो इट इज अ साइंस ऑफ ड्रग दैट डील्स विद द इंटरैक्शन ऑफ एक्सोजीनस। एक्सोजीनस मींस बाहर से कोई भी मेडिसिन या कोई भी कंपाउंड अगर हम इनटेक कर रहे हैं एज अ मेडिसिन, तो उसकी स्टडी जो भी होती है, जो भी उसकी रिएक्शंस हो रही है, प्रोसेस हो रही है, जिसके भी थ्रू वो अंदर जा रही है, वो सारी चीजें फार्माकोलॉजी में डिस्कस करते हैं। फादर ऑफ फार्माकोलॉजी इज ओस्टवाल्ड स्मिडेटबर्ग। ओस्टवाल्ड स्मिडेटबर्ग फार्माकोलॉजी के फादर माने जाते हैं, जो कि जर्मनी के हैं। सो फार्माकोलॉजी की बेसिकली दो ब्रांचेस होती हैं। अगर हमें इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, समझना है, तो इसके लिए हमें इन दो मेन टर्म्स को समझने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टर्म इज फार्माकोकाइनेटिक्स। काइनेटिक्स जो कि हमने 12th में भी पढ़ा था। काइनेटिक्स का मतलब होता है मूवमेंट। मूवमेंट मतलब एक जगह से दूसरी जगह उसका ट्रांसफर होना। तो जब हम ड्रग की बात करते हैं तो उसमें जो मूवमेंट होता है वो 4 टाइप का मूवमेंट होता है। फर्स्ट, जब हम ड्रग इनटेक करते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन होता है। सेकेंड, उसके बाद वो बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है, ADME, ये 4 प्रोसेस होती हैं। M फॉर मेटाबॉलिज्म एंड E स्टैंड फॉर एलिमिनेशन और एक्सक्रीशन। सो एक छोटे तौर पे अगर हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो फार्माकोलॉजी इज व्हाट द बॉडी डज डू द ड्रग। यहाँ पे बॉडी की बात हम पहले करेंगे। क्यों? क्योंकि बॉडी में कौन सी बॉडी किस एक्शन से उस ड्रग के साथ जा रही है, इसमें बॉडी का रोल पहले आता है, ड्रग का रोल बाद में आता है। देन सेकेंड कोर ब्रांच इज फार्माकोडायनामिक्स। डायनामिक्स में यहाँ D को हमने हाईलाइट किया है ये समझाने के लिए कि व्हाट द ड्रग डज डू द बॉडी। अब यहाँ पे इसकी जो डेफिनेशन है वो जस्ट अपोजिट हो गई है। मतलब पहले हम ड्रग की बात करेंगे, ड्रग का रिस्पॉन्स बॉडी में क्या आ रहा है वो हम फार्माकोडायनामिक्स में बात करते हैं। डायनामिक्स का मतलब होता है पावर, उसकी पोटेंसी। तो इन दोनों का ही एक कॉम्बिनेशन हमारे फार्माकोलॉजी में बनता है। इसकी और भी कुछ ब्रांचेस होती हैं जो हम देखते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है इसकी कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी बहुत ही फ्रेंडली वर्ड है आज के लिए सबके साथ। कीमोथेरेपी का मतलब होता है एक सिस्टमैटिक वे में किसी भी इन्फेक्शन या मैलिग्नेंसी को ट्रीट करना, उसको क्योर करना। मतलब ऐसी ड्रग्स जो हमारे सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में जा रही है, ब्लड वेसल्स में जा रही हैं और वहां के जितने भी इन्फेक्शंस है उसको ठीक कर रही है, जो ट्यूमर है उनको हटा रही है, तो उसको हम बोलते हैं कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी भी एक फार्माकोलॉजी की ही ब्रांच होती है। नेक्स्ट, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी आज की डेट में बहुत ही वास्ट कैटेगरी हो चुकी है। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में हम या तो किसी नई ड्रग के बारे में स्टडी करते हैं या जो ऑलरेडी एग्जिस्ट ड्रग है, पुरानी ड्रग है, उसको मॉडिफाई करके नई ड्रग में कन्वर्ट करते हैं या उसके एडवर्स इफेक्ट या साइड इफेक्ट्स को कम करते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में आती हैं। नेक्स्ट, फार्माकोथेराप्यूटिक्स। थेराप्यूटिक्स का मतलब होता है कि उसका एक्शन कैसे आ रहा है। सपोज अगर हम पैरासीटामोल इनटेक कर रहे हैं अपने फीवर को रिड्यूस करने के लिए, पैरासीटामोल इज एंटीपायरेटिक ड्रग जो फीवर को रिड्यूस करती है, तो पैरासीटामोल का थेराप्यूटिक इफेक्ट होता है कि वो उस फीवर को कम करे। सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम देखें, कोई पेन किलर अगर है, पेन किलर सपोज किसी को पेन है और उसने पेन किलर इनटेक की है, तो उसका जो एक्शन है, डिजायर एक्शन है उस पेन से रिलीव होना, तो वो एक थेराप्यूटिक इफेक्ट है। तो उस ड्रग की जो भी केमिकल मॉइटी है हमारे पास, उस ड्रग में वो प्रॉपर्टी है या नहीं, इस चीज की स्टडी करने के लिए हम फार्माकोथेराप्यूटिक्स में जाते हैं। सेकेंड, टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी मींस ये 2 टर्म से डिराइव होता है। टॉक्सिको मींस टॉक्सिक एंड लॉजिस मींस स्टडी। टॉक्सिकोलॉजी इज बेसिकली स्टडी फॉर पॉइजनस इफेक्ट ऑफ एनी ड्रग।
कोई भी केमिकल मॉइटी जो है वो कांस्टेंट होती है। केमिकल इज अ सेम केमिकल, उसकी क्वांटिटी ज्यादा और कम होने से ही उसके अंदर रिस्पांस चेंज हो जाते हैं। सपोज अगर किसी भी मेडिसिन को हम एक सफिशिएंट अमाउंट में इनटेक कर रहे हैं तो वही मेडिसिन हमारे लिए थेरापेटिक का काम करेगी। बट अगर उसी मेडिसिन की डोज हमने ज्यादा कर दी है या ओवरडोज हो गई है, एक्सेसिव डोज हो गई है, तो वही सब्सटेंस हमारी बॉडी में एक पॉइजनस की तरह एक्ट करने लगेगा। तो इन दोनों को बैलेंस पे बनाने के लिए टॉक्सिकोलॉजी की स्टडी भी बहुत जरूरी होती है। द नेक्स्ट, फार्माकोविजिलेंस। विजिलेंस इज अ टाइप ऑफ साइंस जहाँ पे हम किसी भी ड्रग को प्रिवेंट करने के लिए, एडवर्स इफेक्ट्स को कम करने के लिए, डिजीज के प्रिवेंशन के लिए सारी चीजों को प्री प्लान करते हैं कि कोई भी डिजीज अगर पहले से आ रही है और उसके बारे में हमें ऑलरेडी मालूम है तो हम उसके लिए नोन रहेंगे, उसके लिए सेफ रहेंगे। तो उसकी स्टडी के लिए हम फार्माकोविजिलेंस में जाते हैं। द नेक्स्ट, व्हाट इज ड्रग। अगर हम कोलॉजी की बात करें, फार्माकोलॉजी की बात करें, तो इसका सीधा रिलेशन हमारी ड्रग से होता है। ड्रग एक तरह की केमिकल मॉइटी है, केमिकल एंटिटी है जो एक फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी शो करती है। सो ड्रग इज अ सिंगल केमिकल एंटिटी, कोई भी सिंगल फॉर्मूला है, सिंगल मॉइटी है जिसके अंदर कोई ना कोई ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए, किसी के लिए भी एक क्योरिंग का काम करे या डायग्नोसिस का काम करे, प्रिवेंशन का काम करे या किसी डिजीज को ठीक करने के लिए यूज करे। तो उस मॉलिक्यूल को हम एक ड्रग का नाम देते हैं, ड्रग। द नेक्स्ट, यहाँ पे हमें देखना है ड्रग और मेडिसिन में डिफरेंस क्या होता है। बेसिकली लोग मेडिसिन की तरफ ज्यादा बोलते हैं, मेडिसिन के बारे में सब कोई जानते हैं, बट बीइंग अ फार्मासिस्ट हमें ये देखना है कि ड्रग क्या होती है। ऐसा कि मैंने अभी बताया, ड्रग एक सिंगल केमिकल एंटिटी है, इसमें दूसरे मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं। प्योर फॉर्म में अगर किसी ड्रग को हम यूज कर रहे हैं तो वो ड्रग होती है। सपोज पैरासीटामोल जो कि पेन फीवर को रिड्यूस करती है, सो सिंगल पैरासीटामोल इज अ ड्रग। तो और अगर उस पैरासीटामोल की हम डोज देखें, अपने स्ट्रिप की पैकिंग देखें, अगर वो सिरप फॉर्म में है तो उसमें लेबल जब देखते हैं तो उसमें क्वांटिटी मेंशन होती है 500 mg, 650 mg। तो जो mg में दिया है डोज वो एक ड्रग है, बट उसके एक सपोर्टिंग एजेंट्स भी साथ में होते हैं, लाइक लुब्रिकेंट होते हैं, बाइंडर्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव होते हैं, उसको स्टेबल करने के लिए कई सारे अलग अलग मॉइटीज यूज करते हैं जो नॉन फार्माकोलॉजिकल एक्टिव देते हैं। उन सबको मिला के जो एक मॉइटी बनती है उसको हम मेडिसिन का नाम देते हैं। एक सिंगल हर्ब से, एक सिंगल फॉर्मूले से जब पूरी की पूरी मेडिसिन हम बनाते हैं, उसको फॉर्मुलेट करते हैं, मार्केट में सेल करते हैं, उस सेलिंग प्रोडक्ट को मेडिसिन बोलते हैं और जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसको हम ड्रग बोलते हैं। और इसी ड्रग को हम API से भी डिनोट करते हैं, दैट इज एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। और नेक्स्ट, सोर्सेज ऑफ ड्रग। अब बात आती है कि ड्रग्स मिलती कहाँ कहाँ से हैं। सो बेसिकली ड्रग्स को फाइंड करने के लिए बहुत सारे सोर्स होते हैं, जिनमें से कुछ प्लांट्स डेरिवेटिव ड्रग्स होती हैं, जैसे कि डिजॉक्सिन हो गई, एट्रोपिन हो गई। ये सारी ड्रग्स क्या होती हैं? प्लांट डेरिवेटिव होती हैं। प्लांट से हम इसको आइसोलेट करते हैं एंड देन मेडिसिन फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको सेल करते हैं। सेकेंड, एनिमल डेरिवेटिव। कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो हम एनिमल से निकालते हैं, जैसे कि इंसुलिन, हेपारिन और डी हैं, जिनको हम एनिमल फॉर्म से आइसोलेट करते हैं और मेडिसिन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। देन सम मिनरल्स आर आल्सो एक्ट एज अ ड्रग लाइक मैग्नीशियम, जिंक एंड अदर। देन synthetic drug. More than 90% of drug in pharmaceutical industries are synthetic derivative, जो ना तो प्लांट ओरिजिन है ना एनिमल ओरिजिन है। इनकी हम सिंथेसिस करते हैं लैब में, फॉर्मूला डेवलप करते हैं और उसके बाद उसको मेडिसिन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये सारे इसके ड्रग के सोर्स होते हैं और इनके अलावा भी कुछ सोर्सेज होते हैं जो पुरानी ड्रग्स को लेके न्यू ड्रग में हम कन्वर्ट करते हैं। द नेक्स्ट, ड्रग नॉमेनक्लेचर। अगर नाम की बात आती है तो कोई भी, अगर हम केमिकल एंटिटी की बात कर रहे हैं तो उसका जरूर कोई ना कोई एक नाम होता है और वही नाम उसको आने वाले समय में उसकी पहचान
बनती है। सो नेम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर एनी ड्रग और केमिकल्स। तो अगर हम मेडिसिन की बात करते हैं अपने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, तो ड्रग की बेसिकली 3 नाम होते हैं। पहला नाम होता है उसका केमिकल नेम। केमिकल नेम इज फॉर IUPAC और साइंटिफिक नेम। जो भी हम अपने आगे आने वाली फार्माकोलॉजीज में टॉपिक पढ़ेंगे उसमें उसके क्लासिफिकेशन याद करेंगे, उनके फॉर्मूले याद करेंगे, तो वो फॉर्मूले सारे उसके केमिकल नेम होते हैं। सपोज अगर हम डिस्प्रिन की बात करें तो डिस्प्रिन का एक एक्टिव फॉर्मूला होता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। सो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इज अ केमिकल नेम ऑफ डिस्प्रिन। सेकेंड नेम जेनेरिक नेम और FDA अप्रूव नेम और प्रोप्राइटरी नेम, जो एक किसी ब्रांड किसी कंपनी के द्वारा उसका नाम निर्धारित किया जाता है। जैसे किसी भी अलग अलग कंपनीज में अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग, सेम फॉर्मूला होता है, ड्रग हमारी सेम है बट उसके नाम अलग अलग होते हैं। जैसे कि एस्पिरिन हो गया, एस्पिरिन हमारे एक एस्पिरिन हो गया। नेक्स्ट एक जेनेरिक नेम होते हैं। जेनेरिक नेम जैसे कि जो उसके फॉर्मूले से ही डिराइव्ड नेम होते हैं, जो लोकल मार्केट में भी ऐसे ही मिलते हैं। सो ब्रांड नेम और जेनेरिक नेम दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। मेन हमें जो देखना है वो ये है कि केमिकल नेम उस ड्रग का क्या है। अगर किसी भी ड्रग के केमिकल नेम सेम है, उसके ब्रांड नेम अलग है, तो वो ड्रग भी सेम ही होती है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। द नेक्स्ट रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अब बात आती है कि हमने ड्रग भी पढ़ लिया, उसका नॉमेनक्लेचर भी देख लिया और ये भी देख लिया कि वो एक्टिविटी कैसे दे रही है, बट इन सबसे कोरिलेट करने के लिए उस ड्रग को ह्यूमन बॉडी में जाना भी जरूरी होता है, जैसा कि फार्माकोलॉजी में मेन है द स्टडी ऑफ ड्रग इन अ लिविंग सिस्टम। सो लिविंग सिस्टम में जाने के लिए इतने सारे रूट हमारे पास हैं जिस रूट से वो ड्रग जा सकती है। तो अब बात आती है कि इसमें इतने सारे रूट्स क्यों हैं, हम एक सिंगल रूट से किसी भी ड्रग को क्यों नहीं दे सकते। तो हर एक रूट का अपना एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है, तो उन्हीं सभी को देखते हुए इसमें कई सारे रूट्स प्रेफर होते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, पेशेंट की कंडीशन, डिजीज की कंडीशन, सारी चीजें देखते हुए यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के रूट होते हैं। सो बेसिकली मेजॉरिटी में 2 रूट होते हैं फार्माकोलॉजी में। फर्स्ट इज अ सिस्टमिक रूट। सिस्टमिक रूट मींस जो हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में जा रही है और उसके बाद अपना एक्शन शो कर रही है। द नेक्स्ट इज अ लोकल रूट। लोकल रूट मींस कहीं भी लोकली एक्ट करने के लिए अगर हम किसी भी ड्रग को दे रहे हैं तो वो लोकल एक्टिंग में जाती है। लाइक अगर हमें किसी भी बॉडी की सरफेस पे कहीं चोट लगी है, वाउंड हुआ है, तो कट है, किसी भी कट में अगर है तो उसमें हम स्पेसिफिक जगह पे उस ड्रग को यूज करते हैं। सपोज अगर किसी के हाथ में चोट लगी है तो पहले वहां पे डिटॉल से क्लीन करते हैं, ना कि हम डिटॉल को इनटेक करते हैं कि वो सिस्टमिक में जाएगी और तब अंदर से हील करेगी। सो लोकल मीन्स जो ऊपर ही जहाँ पे स्पेसिफिक जगह पे है वहीं पे अपना एक्शन देना। सरफेस पे अगर है तो सरफेस पे ही ट्यूब लगाते हैं, डेटॉल से क्लीन करते हैं, जो भी चीजें हैं, बैंडेज है, ड्रेसिंग है, वो सब लोकली हम करते हैं। सो लोकल रूट भी फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड होते हैं। 3 टाइप में फर्स्ट इज टॉपिकल, जिसकी अभी हमने बात की है, सरफेस पे जो भी ड्रग यूज कर रहे हैं वो लोकल एक्टिंग होती है। सेकेंड इज डीपर टिश्यू। डीपर टिश्यू मीन्स स्किन में ही हमारे इनसाइड द स्किन के अंदर डीप टिश्यू में थोड़े से वहां पे हम लोकल एक्शन ही देखते हैं। टिश्यू में जरूर दे रहे हैं बट हमें जो एक्शन देखना है वो उसी स्पेसिफिक जगह पे देखना है, इसलिए इसको हम लोकल रूट में रखते हैं। देन लास्ट आर्टेरियल सप्लाई। आर्टेरियल सप्लाई बेसिकली जब हार्ट ब्लॉकेज हो जाता है, कोरोनल ब्लॉकेज हो जाता है, तो उस जगह पे भी हमें एक स्पेसिफिक जगह का उस ब्लॉकेज को खोलना होता है, तो इसलिए हम इसको लोकल रूट में रखते हैं क्योंकि वो लोकल ही एक्ट कर रही है, स्पेसिफिक जगह पे ही एक्ट कर रही है। अदर सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में वो जा रही है बट अपना एक्शन शो करने के बाद जा रही है, तो वो सिस्टमिक से अलग होती है। अब बात करते हैं सिस्टमिक रूट की। तो सिस्टमिक रूट फर्दर कई पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट इज इनहेलेशन। इनहेलेशन मतलब हम नेजल के थ्रू इनहेल कर रहे हैं और वो लंग्स में जा रही है, ड्रग डिफ्यूज हो रही है अपने ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से, और फिर उसके बाद वो हमारे ब्लड में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जा रही है, तो वो भी हमारे सिस्टमिक रूट में आ रहे हैं। द नेक्स्ट पैरेंट्रल। पैरेंट्रल मीन्स होता है बियॉन्ड द इंटेस्टाइन। जो ड्रग्स हमारी डायरेक्ट ब्लड वेसल्स में जा रही हैं उसको हम पैरेंट्रल ड्रग बोलते हैं।
इसी के साथ ओरल रूट, ओरल इज ऑल्सो सिस्टमिक रूट, क्योंकि वो ओरली जब स्टमक में जाती है, स्टमक के बाद उसका एब्जॉर्प्शन होता है, और वो एब्जॉर्प्शन भी हमारे ब्लड वेसल्स में ही होता है, और उसके बाद वो हमारे ऑल ओवर द बॉडी सिस्टमिक सर्कुलेशन में ट्रेवल करती है। देन नेक्स्ट क्यूटेनियस, सबलिंगुअल एंड रेक्टल, ये सारे रूट हमारे सिस्टमिक में ही आते हैं। फिर अगर हम पैरेंट्रल की बात करते हैं तो पैरेंट्रल रूट फिर से अपने कुछ पार्ट, सब पार्ट्स में डिवाइड होता है, जैसे कि सबक्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस द बियॉन्ड द स्किन, वहां पे हम इंजेक्शन देते हैं कोई भी, तो वो मस्कुलर्स के थ्रू एब्जॉर्ब होता है, मसल्स के पास जितनी भी ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो कैपिलरीज में डिफ्यूज होती है एक्टिव और पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू, उसके बाद वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में ट्रेवल करती है। देन इंट्रामस्कुलर, जिसको हम IM भी बोलते हैं, जो मसल्स में दी जाती हैं। IV इज इंट्रावेनस, जो कि डायरेक्टली हम वेन्स में देते हैं, एंड इंट्राडर्मल, और ये भी पूरा रूट है जो पैरेंट्रल में जाता है। अब बात आती है कि ये सारे रूट डिफरेंट तरीके से क्यों यूज कर रहे हैं। तो ये है सिस्टमिक रूट में क्या है, पैरेंट्रल एंड ओरल। अगर हम इन दोनों में डिफरेंस की बात करें तो ओरल रूट नॉन पेनफुल होता है, ओरल रूट से मेडिसिन लेने में कोई भी पेन नहीं होता है। सफिशिएंट अमाउंट में जितनी भी क्वांटिटी, अगर लार्ज डोज है तो भी हम ओरली लेके उसको इनटेक करके एडमिनिस्टर कर सकते हैं और अपना वो एक्शन शो करेगी। पैरेंट्रल की अगर बात करें तो ये क्विक एक्शन देती है, इसीलिए ये थोड़ी अच्छी मानी जाती है, बट साथ ही साथ ये पेनफुल भी होती है। किसी भी पेशेंट को अगर हमें 4 टाइम कोई ड्रग देनी है तो वो हम पैरेंट्रली नहीं दे सकते क्योंकि वो पेनफुल है, तो इसलिए हम ओरल पे प्रेफर करेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है, पेशेंट की डिजीज कौन सी है और उसको कौन सी अमाउंट में ड्रग देना है, और साथ ही साथ उस ड्रग की स्टेबिलिटी किस फॉर्म में ज्यादा है। कोई ड्रग ऐसी होती हैं जो लिक्विड फॉर्म में स्टेबल होती हैं तो उन्हें हम पैरेंट्रली देते हैं, कुछ होती हैं जो सॉलिड स्टेट में भी स्टेबल रहती हैं तो हम उनको कैप्सूल और टैबलेट फॉर्म में कन्वर्ट करके ओरल रूट में दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें फैक्टर्स होते हैं जो एक रूट को डिफाइन करते हैं कि किस रूट में देना है। नेक्स्ट, कुछ टर्मिनोलॉजीज भी होती हैं जैसे कि एफिनिटी, एफिकेसी, इंट्रिंसिक एक्टिविटी, इन सब के बारे में भी हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। एफिनिटी बेसिकली एक किसी भी ड्रग की एफिनिटी, ये कह सकते हैं कि वो कितनी लविंग है अपने रिसेप्टर्स के थ्रू, क्योंकि जब तक वो ड्रग हमारी बॉडी में जा रही है, ओके, एब्जॉर्ब हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद उसमें एक फेज आता है फार्माकोडायनेमिक्स का, जिसमें उस ड्रग को अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड होने की जरूरत होती है। जब तक कोई भी ड्रग अगर रिसेप्टर से बाइंड नहीं हो रही है तब तक वो अपना एक्शन नहीं शो करेगी। सो ये सब ये फैक्टर्स भी होते हैं जो किसी भी ड्रग के रूट को भी डिफाइन करते हैं। तो एफिनिटी बेसिकली रिसेप्टर से कितनी एफिनिटी से वो बाइंड हो रही है ड्रग, उस टर्म को हम बोलते हैं एफिनिटी। देन एफिकेसी, एफिकेसी क्या होती है, अगर कोई भी ड्रग रिसेप्टर से बाइंड हो रही है उसके बाद वो एक्शन किस फॉर्म में दे रही है वो उसकी एफिकेसी को बताते हैं, मतलब वो पोटेंसी उसमें कितनी ज्यादा है, कितनी देर तक वो वहां बाइंड रह सकती है। देन नेक्स्ट, इंट्रिंसिक एक्टिविटी, इंट्रिंसिक एक्टिविटी मींस वो बाइंड भी हो गई, अटैच भी हो गई, अब बारी आती है उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन देने की, जो उस रिसेप्टर से कंबाइंड होने के बाद, रिसेप्टर और ड्रग का कॉम्प्लेक्स बनने के बाद एक फेज आता है जिसमें उस ड्रग को अपनी एक्टिविटी शो करनी होती है, जिसको हम इंट्रिंसिक एक्टिविटी बोलते हैं। उसी के साथ साथ अगर हम किसी मॉलिक्यूल की अगर बात करें और रिसेप्टर की बात करें, जब कोई कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो कॉम्प्लेक्स के जो फॉर्मेशन होने के बाद एक्शन आता है, वो एक्शन 3 तरीके से आ सकता है। आइदर बी बाय एगोनिस्ट, एगोनिस्ट मींस ऐसा एक केमिकल जो उस रिसेप्टर पे बाइंड होने के बाद पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहा है, मतलब कोई ना कोई चेंजेस उसमें पॉजिटिव आ रहे हैं, वो अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन दे रहा है ड्रग से बाइंड, रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद, तो उस टर्म को हम बोलते हैं एगोनिस्ट। सेकेंड, एंटागोनिस्ट, एंटा मींस अगेंस्ट, सो एंटागोनिस्ट मतलब ड्रग्स दैट बाइंड टू रिसेप्टर, वो रिसेप्टर से बाइंड होगी, उसके अंदर एफिनिटी है बट जो एक्शन उसको शो करना है वो एक्शन शो नहीं करेगी, फर्दर जो भी एक्शन आने वाले होंगे उसको ब्लॉक कर देगी, मतलब ओवरऑल जो रिजल्ट होगा वो 0 होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे 0, कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। द नेक्स्ट, कॉम्पिटिटिव
कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट मींस दे हैव एफिनिटी, उनके पास एफिनिटी होती है बट इंट्रिंसिक एक्टिविटी उनकी जीरो होती है, वो फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं दे सकते हैं, फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं देंगे। द नेक्स्ट फार्माकोकाइनेटिक्स, अभी हम बात कर रहे थे कि बेसिकली दो ब्रांचेस हैं, तो दो सेकेंड ब्रांच इज फार्माकोकाइनेटिक्स। अगर हम काइनेटिक्स की भी डीप स्टडी करते हैं तो ये देखते हैं इट इज अ क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ ड्रग, जो कि उसकी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उस ड्रग को मेटाबोलाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, देन सेकेंड उसके एक्सक्रीशन में भी रिस्पॉन्सिबल होती है। सो काइनेटिक एक ऐसी प्रोसेस है जो उस ड्रग के इनटेक से लेके एलिमिनेशन तक के सारे रूट्स को, सारे मूवमेंट नोट डाउन करती है, तो उस टर्म को हम बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। अब काइनेटिक्स में भी बहुत ही ज्यादा वास्ट कैटेगरी है, इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जरूर डिस्कस करेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी है फार्माकोडायनेमिक्स। डायनेमिक्स मींस पावर, उस ड्रग की जो भी हमने केमिकल मॉलिक्यूल ली है उसमें कितनी पावर है, कितनी पोटेंसी है कि वो अपने एक्शन तक ला रही है, तो उसको हम बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक्स। बेसिकली इट इज द स्टडी ऑफ इफेक्ट इट अटेन्ड एक्सलेटेड कंप्लीट एक्शन इफेक्ट सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जो भी उस ड्रग में एक्शन आना है, डिजायर्ड कितनी देर तक वो ड्रग रिसेप्टर से बाइंड रहेगी, कौन से रिसेप्टर से बाइंड होना है, किस तरह उसको एलिमिनेट होना, अपना फंक्शन किस तरह शो करना है, पावर उस ड्रग की कितनी होनी चाहिए, ये सारी की सारी चीजें हम फार्माकोडायनेमिक्स में डिसाइड करते हैं। सपोज अगर किसी ड्रग में कई सारी ड्रग्स, एक ही ड्रग का हम फॉर्मूला लेते हैं पैरासीटामोल, सो पैरासीटामोल हमारी 500 mg में भी आती है और 650 mg में भी आती है, तो किस डोज पे हमें कौन सा रिस्पांस मिलेगा, ये चीज हमारे डायनेमिक्स में डिसाइड होता है कि उसकी पावर कितनी है, वो कितने रिसेप्टर्स को ऑक्यूपाई करके अपना एक एक्शन शो कर सकती है। नेक्स्ट टाइप ऑफ ड्रग एक्शन, जो स्टिमुलेशन आइदर एड्रेनलिन, अगर हम बात करें तो वो डिप्रेशन कॉज करती है बार्बिट्यूरेट के लिए, एंड जनरल एनेस्थीसिया, मिथाइल सैलिसिलेट रिप्लेसमेंट फॉर इंसुलिन इन डायबिटीज मेलाइटस, तो ये सारे टाइप्स ऑफ एक्शन होते हैं। हर एक रिसेप्टर का अपना अलग फंक्शन होता है, अलग डिजायरेबल एक्शन के लिए। तो ये सारी चीजें हम डायनेमिक्स में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम पे। देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, इसकी नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लाएंगे।